वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसी रही आपकी रिवीजन अभी तक? अगर इन केस आप रिवीजन कर रहे हैं, आई होप आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, बट स्टिल क्योंकि पढ़ रहे हैं तो रिवीजन की ज़रूरत भी है। तो अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें वो सारे ऑप्शंस बताता है विच वी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज, विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड विद द गिवन रिसोर्सेज आप कह सकते हैं, विदाउट एनी चेंज। मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसको कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल किसको बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे वो सारे कॉम्बिनेशंस आप दिखा सकते हैं जो कि विद द गिवन रिसोर्सेज आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऐसा मान के चला जाता है, ऐसा एजम्पशंस होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपना बेस्ट है, हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट है, और हमारे रिसोर्सेज की क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो विद द गिवन रिसोर्सेज जो बेस्ट ऑप्टिमम आउटपुट आ सकता है वो सारे पॉइंट्स हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे डिपिक्ट होते हैं। तो उसके बाद हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि कैसे प्रोडक्ट एक्स को अगर आपने बढ़ाना है तो प्रोडक्ट वाई को आपको रिड्यूस करना, और कैसे उसके आपस में एक के रिसोर्सेज कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं दूसरे, मतलब गुड एक्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू गुड वाई, वो हम पढ़ चुके थे इस पॉसिबिलिटी शेड्यूल के रिस्पेक्ट में। फिर हमने कुछ रिसोर्सेज फिर हमने कुछ एजम्पशंस पढ़ी थी। एजम्पशंस मैंने आपको फिर बताया एजम्पशंस क्यों मानी जाती हैं कि किसी भी थ्योरी के अंदर उसको बैक करने के लिए, उसको ग्राउंड देने के लिए आपको एक लिमिटेशंस या उसकी बाउंड्रीज बतानी पड़ेगी जिन कंडीशन पे वो लॉ काम करेगा। तो वो लॉ क्या है कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो गिवन है, यानी कि रिसोर्सेज की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, और जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। थर्ड, उसने बोला कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट इन टर्म्स that there will be no upgradation in the technology, because once if suppose if there will be any increase or any change or upgradation in the technology, definitely uh, your new level of output would be more than what you used to be। तो क्या होगा, जो पहले आप उत्पादन कर रहे थे उसमें उसको उतने ही रिसोर्सेज में आपके प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्शन की जब क्षमता बढ़ जाएगी तो वो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है उनमें डिफरेंस आ जाएगा, जिसको फिर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई कि आपके रिसोर्सेज और क्वांटिटी और आपके टेक्नोलॉजी वो सब कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछा किसी ने, उन्होंने पूछा है कि अबाउट द शेप ऑफ द कर्व, जो कि हम फिर भी डिस्कस कर चुके थे, मैंने डिटेल में नहीं बताया था, बट गुड ऑब्जर्वेशन कि इसकी शेप इस तरह से क्यों। देखिए, इस शेप को बोलते हैं कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप क्यों आती है? देखिए, अभी क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपको अभी इसलिए नहीं बताया था शेप के बारे में, क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक आपसे अभी डिस्कस नहीं किया। तो आई वॉज होपिंग कि वंस आई विल गेट इनटू दैट टॉपिक, और वो वंस विल कंप्लीट दैट टॉपिक, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। बट आपको क्योंकि क्वेश्चन आया है मेरे पास, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक इट वेरी क्लियर। देखिए, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या है? अगेन विल गो टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका, एंड कॉस्ट मीन्स कीमत। तो किसी भी मौके की कीमत क्या है? I'll give you an example. Suppose you have two options, option X and option Y. तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा, ईदर ऑप्शन एक्स और ऑप्शन वाई। सो व्हाट इफ इन केस यू मूव विद ऑप्शन एक्स, डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग ऑप्शन वाई। अगर आप ऑप्शन एक्स के साथ जाते हैं तो क्या होगा, आप ऑप्शन वाई लूज करेंगे। क्वाइट सिंपल। तो देखिए, जो आप अर्न कर सकते थे ऑप्शन वाई में, जिसको आपने लूज किया है फॉर द सेक ऑफ ऑप्शन एक्स, ऑप्शन एक्स की तरफ जाने के लिए, ऑप्शन एक्स को अवेल करने के लिए, जो आपने ऑप्शन वाई में जो लूज किया है, अगर उसकी आप मॉनेटरी वैल्यू में देखेंगे तो दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, फॉर एन एग्जांपल, आप अभी स्टूडेंट हैं, बट अगर आप इस समय स्टूडेंट ना होकर अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट में होते तो डेफिनेटली आप कुछ अमाउंट अर्न कर रहे होते। तो क्योंकि आप पढ़ रहे हो अभी, तो कंपैरेटिवली जो अमाउंट आप कमा सकते थे एज एन एम्प्लॉई, वो आप स्टूडेंट होने के नाते वो लूज कर रहे हैं। सो योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपके पढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी इक्वल टू द अमाउंट जो कि आप एज ए सैलरी अर्न कर सकते थे। आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। तो जो भी चीज़
हम लूज करते हैं टू अर्न समथिंग विल बी आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आते हैं, वी अंडरस्टूड that there are two products for the sake of clarity only, otherwise there are multiple uses जो कि resources के हो सकते हैं। But why we are saying that only two resources? Because as I conveyed in my last class that because of the limitation, graph limitation, it is not possible to show multiple combinations on a graph plot. So what we did, we for the sake of convenience we took only two goods, good x and good y, and उसको depict करना graph पे possible है, otherwise more than two would not be that easy. तो हमने क्या करा, दो गुड के आपस में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाए एक ग्राफ पर। अब आप देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज विद द गिवन रिसोर्सेज, कि गिवन रिसोर्सेज को आप गुड एक्स में भी लगा सकते हैं, गुड वाई में भी लगा सकते हैं, बट ना आप पूरा गुड एक्स बनाना चाहते, ना आप पूरा कंप्लीटली गुड वाई बनाना चाहते। तो व्हाट ऑप्शंस यू हैव, ईदर यू विल मेक फ्यू गुड्स ऑफ गुड एक्स एंड फ्यू गुड्स ऑफ गुड वाई, ऐसा ही होगा, या दोनों में किसी का नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट आप गिवन रिसोर्सेज से दोनों प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर लार्जर स्केल पे बात की जाए तो गिवन रिसोर्सेज से ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बट फिर अगेन वही बात, ग्राफ के कारण हम सिर्फ दो गुड्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम 100% अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं करेंगे एक गुड्स पे, हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे जहाँ पर हम दोनों के ये देखते हुए कि हमें किसके लिए वो गुड्स बनाने हैं, उसकी डिमांड क्या हो सकती है, कि उसकी पॉसिबल आप कहें कंजम्पशन लेवल क्या हो सकता है, कितनी रिक्वायर्ड हमें, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम वो कॉम्बिनेशंस चूज कर सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर जो फॉल कर रहे हैं, जिसमें गुड एक्स का कुछ अमाउंट होगा, गुड वाई का कुछ अमाउंट होगा। तो वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इनमें से कुछ होगा, इधर ए पॉइंट ए, आई डोंट थिंक दैट विल गो विद पॉइंट ए, बट अब मान के चलते कि पॉइंट ए भी पॉसिबिलिटी है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, इन पांचों पॉइंट में से कोई भी एक वो पॉइंट हो सकता है जिसमें आप जाना चाहेंगे। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि देयर मे बी टू सिचुएशंस, पॉइंट एफ, और अगेन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पर पॉइंट एल है, कहीं पर भी इस कॉन्केव शेप जो आपकी कर्व की है इसके नीचे कहीं पे भी कोई एक पॉइंट है, पॉइंट एल, तो क्या रिप्रेजेंट करता है वो पॉइंट? देखिए हमने अभी पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एजम्पशन क्या है, कि गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, मींस जो भी आपके रिसोर्सेज है उनका बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है, एंड जब किसी भी चीज़ का बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है तो बेस्ट रिजल्ट्स ही आपके सामने होते हैं। तो ये जो आपके पॉइंट है, पॉइंट ए बी सी डी और ई, ये आपके बेस्ट रिजल्ट्स हैं विद द गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके साथ है उनके बेस्ट यूटिलाइजेशन के कारण यही मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पॉइंट एफ क्यों नहीं हो सकता? पॉइंट एफ में तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ेगा, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वी आर रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर अजम्पशंस कि हमारे गिवन रिसोर्सेज कैन नॉट बी चेंज। तो पॉइंट एफ हम दो ही लेवल, दो ही कंडीशंस में जा सकते हैं, अगर हमारा या तो रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ जाए या हमारी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ जाए, दोनों में से किसी भी चीज़ में अगर इंक्रीज होगा तभी हमारा प्रोडक्शन लेवल शिफ्ट करेगा, इसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैं आगे डिस्कस करने वाला था, बट क्योंकि क्वेश्चन था शेप को लेकर तो थोड़ा सा मुझे आपको वो चीज़ बैकग्राउंड देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो जैसे आप एग्जाम्पल है, अगर आप 1 किलो चावल बनाते हैं तो 1 किलो चावल से आप जितने लोग खा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लोग के लिए कंजम्पशन के लिए आपको राइस बनाना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव मोर क्वांटिटी ऑफ राइस। तो उस केस में क्या है, बट इन केस यू आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रॉ राइस, तो आप क्या करेंगे, आप उसी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। तो दिस इज व्हाट द सेम केस विद आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, जिसमें वी आर नॉट सपोज टू इंक्रीज आर रिसोर्सेज। तो व्हेन वी आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज आर रिसोर्सेज तो डेफिनेटली जो गिवन रिसोर्सेज है वो बेस्ट यूटिलाइज्ड है, उसके साथ हमारी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई भी पॉइंट, जो पॉइंट एल मैंने आपको बोला था, अगर यहाँ पे जो पॉइंट एल फॉल करता है, अगर उस पॉइंट का मतलब क्या होगा, उस पॉइंट का मतलब होगा कि देखिए ए बी सी डी ई आर दी बेस्ट एंड ऑप्टिमम लेवल्स जो आप अचीव कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ, लेकिन फिर भी उन्हीं रिसोर्सेज के साथ अगर आप कहीं नीचे हैं तो क्या है, anyways I'll make it again, don't worry।
जी, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो पॉइंट एक्स वुड रिप्रेजेंट दैट यू आर बिलो द ऑप्टिमम लेवल, और आप कह सकते हैं कि आपका पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट करेगा इनएफिशिएंसी। क्यों? फिर से वही बात, में बहुत सारी चीज़ें बहुत रिपीटेटिव लगेगा, बट I'm deliberately I'm doing that because that will make an impact in your mind and you'll get it. That particular word will be notified by your brain and वो धीरे धीरे आपके ब्रेन में सेटल हो जाएगा। तो रेपिटेटिव मोनोटोनस में जानबूझकर उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। पॉइंट एक्स विल रिप्रेजेंट कि आप ऑप्टिमम लेवल से नीचे की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप करंट जो ऑप्टिमम लेवल आप अचीव कर सकते हैं उससे नीचे चल रहे हैं। हाँ, रीज़न उसका हो सकता है कि आपकी इनएफिशिएंसी हो, बट ऊपर नहीं आप जा सकते, क्योंकि बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन आपको either you need to increase your resources or you need to upgrade your technology, which is not possible in case of प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम। आई होप क्लियर हो गया। तो हमने दो कॉन्सेप्ट अभी इमीडिएटली पढ़े, एक मार्जिन सॉरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें हमने बोला है कि व्हाट यू लूज इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर व्हाट यू गेन। जो आप लूज करते हैं वो किसी भी चीज़ जो आपने गेन करी है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, किसी भी दो ऑप्शंस में से। अब हमने फिर एक दो पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट एफ एंड पॉइंट एक्स, ये एक रीकैप के लिए मैंने बोला था। बट अब बात आ जाते हैं कि इसकी शेप इस तरह से क्यों है, कॉनकेव क्यों है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो तरह कैसे हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात, प्रोडक्ट जैसे वीट और क्लॉथ एकदम ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनफैक्ट ये सब्स्टिट्यूट ही नहीं है एक दूसरे के। तो ज़रूरी नहीं है कि जो दो गुड्स आप गिवन रिसोर्सेज से बना रहे हैं वो आपस के अपने एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो। आप समझ रहे हैं? तो जब वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, तो ऑब्वियसली जितने रिसोर्सेज लगा के आप वीट बनाएंगे उतने रिसोर्सेज लगा के शायद क्लॉथ ना बने, या हो सकता है ज़्यादा बन जाए। आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक वीट से सॉरी क्लॉथ की बेल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये तो एक एग्जाम्पल है, बट आप एक एकदम ऑपोजिट कंट्रास्ट की एग्जांपल्स भी ले सकते हैं जिनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। तो उस केस में आप क्या मानते हैं कि जितने आप यूनिट्स लूज करेंगे प्रोडक्ट एक्स के, क्या उतने ही प्रोडक्ट एक्स वाई के बनेंगे? जी नहीं। प्रोडक्ट एक्स को जितना आप लूज करेंगे उसी के इक्वल प्रोडक्ट वाई की प्रोडक्शन होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए, यहाँ पर तो हमने वीट और क्लॉथ का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन मान के चलिए डिफेंस प्रोडक्ट्स हो गया, और आपका यहाँ पर मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कि अनियंस हो गए, अनियंस भी नहीं, मान लीजिए वीट मान लेते हैं अगेन। तो आप क्या सोचते हैं, आपस में किसी भी तरह से कहीं भी वीट को आप एक डिफेंस प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं? तो ये कहना कि हम वीट का एक सर्टन नंबर डाउन करेंगे तो उतने ही टैंक क्रिएट हो जाएंगे, या उसका अगर एक यूनिट कम होगा तो क्या एक यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस होगा? कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। ना जाने कितने यूनिट्स आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे वीट के टू हैव वन यूनिट ऑफ, मान लीजिए अगर हम टैंक की बात करते हैं, एक आर्मी टैंक की बात करते हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी कि वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसका मतलब जो उनको प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज भी लगेंगे वो भी क्वांटिटी वाइज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। हो सकता है एक गुड को प्रोडक्ट जो आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको 10,000 यूनिट्स लग रहे हैं या रिसोर्स के यूनिट्स लग रहे हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे गुड में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि उतने ही नंबर ऑफ या एक यूनिट बनाने के लिए सिर्फ 5 यूनिट लग रहे हैं आपके रिसोर्सेज के। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो क्या आप क्या कहेंगे, अगर आप 5 रिसोर्सेज गिरा देते हैं तो क्या आपका गुड एक्स का एक यूनिट क्रिएट हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जितना प्रोडक्ट एक्स में आपका डाउन जाएगा उतना ही प्रोडक्ट एक्स में डाउन जाएगा, उतना ही प्रोडक्ट वाई बढ़ेगा। ऐसा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप वीट के केस में अगर देखिए 100 से 90 आया, बट आप यहाँ देखेंगे 0 से सिर्फ 1 आया 1000 बेस। तो दोनों में इसमें 10 यूनिट्स का फॉल है, लेकिन यहाँ पे 1000 यूनिट्स का गेन है। तो आप देखते हैं कि कंपैरिजन, अगर दोनों का एक का फॉल और दूसरे का गेन कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे फॉल से ज़्यादा गेन होता है। दोनों में से कोई एक चीज़ कंपैरेटिवली दूसरे के ज़्यादा बढ़ती है। तो क्या होता है, आप देखेंगे लास्ट यूनिट में अगर आप आएंगे, जब वीट 40 था, पॉइंट डी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वीट जब 40 था और ई पे शिफ्ट हुआ, तो देखिए 40 से 0 आया, यानी कि 40 यूनिट्स डाउन हुए। अब मैं टन्स की बात करूँगा तो 40 लाख टन्स, वो बाद में देखते हैं, बट अब देखिए 40 से 0 हुआ, पर यहाँ कितना इंक्रीज हुआ?
यहाँ हुआ 3 to 4। तो हर पॉइंट की एक तो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कितना जितना उसने दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स रिड्यूस करें। तो क्या होता है, क्योंकि एक का गिरना दूसरे के बढ़ने से कम होता है या उल्टा होता है, या दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होता, इक्वली वो गिरते या बढ़ते नहीं है, इसलिए उसकी शेप कॉन्केव हो जाती है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यू विल नॉट फाइंड दिस इन द बुक, आई होप, बट फॉर द सेक ऑफ मेक यू अंडरस्टैंड, आई डिस्कस दिस पॉइंट, दो अभी हम आगे इस चीज़ को डीपली ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हमारा लास्ट टॉप क्लास में हमारा टॉपिक छूट गया, दैट वाज शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि मैं अभी जस्ट आपसे डिस्कस करके हटा हूँ। देखिए, शिफ्टिंग और रोटेशन, शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं, नॉट कि जो ग्राफिकली मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपका कर्व पूरा का पूरा इधर से इधर आ जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखें, जो कर्व आपका ए बी है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, A1 B1 पर, ठीक है। आप खुद सोचिए, ये लेवल ऑफ आउटपुट्स है, दोनों कर्व पे आप जाएंगे, चाहे ए बी कर्व पे चाहे A1 B1 कर्व पे जाएंगे, इस पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उन दो प्रोडक्ट्स के, जो कि एक दूसरे के गेन या सेक्रीफाइस से बनते हो। अगर हम गुड वाई गुड एक्स की बात करें, तो एक की प्रोडक्शन गिरेगी तो दूसरे की बनेगी, क्यों? क्योंकि इन दोनों के रिसोर्सेज कॉमन है, दोनों को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज यूज होते हैं वो कॉमन है। तो शिफ्टिंग कब होती है? शिफ्टिंग का मतलब यहाँ से लेवल बढ़ गया। देखिए, हमने क्या पढ़ा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो ऑलरेडी ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल आपको दिखाता है, बट चेंज इन शिफ्टिंग कब होगी पॉसिबल? सिर्फ दो ही केसेस में। फर्स्ट, when there is a change in resources. It says if resources are increased, we can produce more of both the goods. Accordingly, PPC shifts to the right as shown in figure 2. दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, बिकॉज मान ली अगर आप सिर्फ अर्लियर यू हैड ओनली 10 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज, बट नाउ इन एनी केस यू नो somehow your resources got increased to 25 or 30, obviously your production level will be increased, and in respect of both the goods, तो दोनों गुड्स की जो क्वांटिटी या जो प्रोडक्शन लेवल्स थे या पॉसिबिलिटीज थी, वो अब कुछ और होंगी, क्योंकि अब आपका जो रॉ मटेरियल या ये रिसोर्सेज है वो नाउ हैव चेंज। तो पहला रीजन कि रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, दूसरा रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। शिफ्टिंग बोथ साइड्स होती है। देखिए, शिफ्टिंग हो सकता है अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो अगर आप अपवर्ड की बात करेंगे, यानी कि जब आपकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ेंगे, then obviously your resources will be increased, then only it is possible to have a shift on the upper side. However, on the contrary, if your resources are reduced, then we can produce less of both the goods now. Accordingly, PPC will shift to the left. Left means downwards, left means downwards. अब याद रखिएगा, left means down and rightwards means increase. I hope you're getting what I'm saying. So हमने शिफ्ट में पढ़ा बोथ साइड्स, शिफ्ट राइटवर्ड्स, शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। राइटवर्ड मीन्स इंक्रीज एंड लेफ्टवर्ड मीन्स आपका डिक्रीज। इंक्रीज होगा जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, डिक्रीज ऑब्वियसली होगा जब आपके रिसोर्सेज घटेंगे। दूसरा वो बोलता है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, शिफ्ट पढ़ रहे हैं। शिफ्ट के उसने रीजन बताया, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट या रोटेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, चेंज इन रिसोर्सेज, दूसरा वो बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली देखिए, एजम्पशंस क्या आते हैं पीपीसी का फ्लो। डेलिबरेटली आई एम गोइंग बैक। फर्स्ट, रिसोर्सेज आर गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। देखिए, यूटिलाइजेशन तो ऑब्वियसली बात अलग है, बट अगर आपने लेवल्स को बढ़ाना है, अगर आपने लेवल्स बढ़ाना है, पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट कराना है, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज यूटिलाइज आप करेंगे ही करेंगे। बट अगर इन दो में चेंज नहीं आएगा, यानी कि रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में, तो पॉसिबल नहीं है आपका पीपी कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट। तो इसलिए वो बोलता है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स वुड मीन more production of good eggs with the same resources. Accordingly, PPC would rotate, not shift.
as shown in figure 4. Efficient technology for the production of good eggs. Efficient technology for the production of good eggs. देखिए आपने क्या करा, अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट एक्स के लिए यूटिलाइज किया, आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, आपने क्या करा कि उससे अब आपको मालूम है कि दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट पे अगर आप उसको लगा देंगे तो ऑब्वियसली अगर पहले मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, गुड एक्स और गुड वाई है, गुड वाई और गुड एक्स। गुड एक्स के अगर आप पहले एक यूनिट रिड्यूस करते थे तो ये गुड वाई है, गुड वाई के अगर आप एक यूनिट रिड्यूस करते थे तो गुड एक्स के मान लीजिए हम कहते हैं कि 3 यूनिट बढ़ जाते थे। रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए पहले सिचुएशन ऐसी थी कि गुड वाई के अगर आप एक यूनिट ऑफ रिसोर्स आप डिक्रीज करते थे तो गुड एक्स के 3 यूनिट बढ़ते थे। बट अब आपने क्या करा, जैसे ही एक यूनिट रिड्यूस करा आपने, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी कुछ और थी, अब आपने गुड एक्स की प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी कुछ बेटर लगा दी। द मोमेंट आपने वो टेक्नोलॉजी बेटर लगा दी ओनली फॉर गुड एक्स, तो क्या होगा, कंपैरेटिवली जितना पहले हो रहा था अगर उसके कंपैरिजन में करेंगे, अब हो सकता है 1 यूनिट ऑफ गुड वाई, अब आप इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 यूनिट्स हो सकता है आपके 5, 6, 7 कुछ भी हायर नंबर आप अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्या होगा, शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट होता है जब दोनों गुड्स के जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आ रहे हैं दोनों में चेंज हो अपवर्ड। अगर मैं राइट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर मान लीजिए राइटवर्ड शिफ्ट की मैं बात करूँ, मीन्स दोनों प्रोडक्ट्स जो कि आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जिनके कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है मीन्स दोनों की ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अब बढ़े हैं। क्लियर? वेयर एज अगर मैं सिर्फ रोटेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट शिफ्ट, रोटेशन तब होता है जब एक प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन में या प्रोडक्शन में मैं टेक्नोलॉजी की जब डिप्लॉयमेंट करता हूँ तो ऑब्वियसली एक यूनिट ऑफ जो गुड मैंने लूज किया है उससे पहले जितने बनते थे अब मैं प्रोडक्शन लेवल मेरा बढ़ जाएगा उतने ही रिसोर्सेज से। तो गुड वाई से अगर मैं पहले एक यूनिट से 3 बनाता था, बट अब मैंने टेक्नोलॉजी गुड एक्स की प्रोडक्शन में और लगा दी, तो अब वही एक यूनिट जो मैं पहले गुड वाई में गिराता था तो गुड एक्स में 3 बनते थे, अब गुड एक्स में पॉसिबल है 5, 6 कुछ भी बन सकता है। इसको हम बोलेंगे रोटेट। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर आप गुड एक्स के लिए लगाते हैं वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विद द सेम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं है, बट आपने क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज करती है तो क्या होगा, अब उतने ही रिसोर्सेज से गुड एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड रोटेट नॉट शिफ्ट एज शोन इन फिगर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बोलते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। अगर सेम आप प्रोडक्ट एक्स में ना लगा के प्रोडक्ट वाई में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, efficient technology for the production of good Y would mean more production of good Y with the same resources would rotate accordingly PP का would rotate not shift। सेम बात जो हमने अभी good X के लिए पढ़ी थी। थर्ड, efficient technology for the production of both good X and good Y। Efficient technology for the production of both good X and good Y would mean greater production of both good X and good Y with the same resources। Accordingly, PPC would shift to the right as shown in figure 6। देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपको सिस्टमैटिकली समझाई ये चीज़। देखिए उन्होंने बोला है कि अगर आप एक प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देते हैं तो अब क्या होगा, सिर्फ उस गुड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितने यूनिट से वो पहले करता था अब उतने ही यूनिट से उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और दूसरे का लेवल अब भी वही रहेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं रोटेट। फर्दर पैरेलली उन्होंने दूसरे गुड में चेंज करके दिखाया, तो सेम बात उन्होंने दोबारा दिखाई कि अगर आप एक्स ना करके वाई में डिप्लॉय करते हैं तो फिर वाई का कंपैरेटिवली प्रोडक्शन लेवल पहले के मुकाबले विद द सेम रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा। बट अगर आप सोचिए दोनों में बढ़ गया तो ऑब्वियसली देन आपका हो जाएगा शिफ्ट। तो अब
अगर आपको मेन पॉइंट देखने हैं तो दो ही चीज़ें यहाँ पर। एक, जब आप रिसोर्सेज में चेंज करते हैं, अगर मैं अपवर्ड शिफ्ट की बात करूँ, राइटवर्ड शिफ्ट भी अगर आप उसको बोल सकते हो, तो राइटवर्ड शिफ्ट पॉसिबल है दो ही रीजन से, एक रिसोर्सेज में इंक्रीज प्लस एक टेक्नोलॉजी में चेंज। देखिए, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई, अगर आप दोनों में बेटर टेक्नोलॉजी डाल देते हैं, वुड मीन ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई। ऑब्वियसली दोनों के लेवल बढ़ जाएंगे। आपने एक एक करके देखा था, बारी बारी से, तो हमने देखा था बारी बारी से वो गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ी थी। तो अगर हम, क्या पता हम दोनों में एक साथ डाल दे तो फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड शिफ्ट टू द राइट एज शोन इन फिगर 6। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि चेंज आ गया। लेकिन जब हम पीपीसी कर्व की बात करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पीपी कर्व में कि आपका पॉसिबल नहीं होना चाहिए या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप टेक्नोलॉजी में चेंज करोगे, यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा या मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, जो कि फिर पीपी कर्व के थ्योरी को हिट करेगा। तो अभी तक हमने राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब देखिए आपको दिखा, देख जब शिफ्टिंग की वो बात करें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ शिफ्टिंग लिखा है, तो माय सजेशन वुड बी कि आप बोथ साइड समझाएं, shifting towards right, shifting towards left, because shifting does not mean only rightwards and shifting does not mean only leftwards. So when question, you have a question wherein you are asked about only shifting, then I would request you to explain both the sides. Doesn't matter what the question जो कितना मार्क्स कैरी करता है, बट मेक श्योर कि आप दोनों एंगल समझाएं। वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन, बट मेक श्योर कि खाली शिफ्टिंग लिखा है तो आप, हाँ, अगर स्पेसिफिकली इफ दे आर आस्किंग अबाउट राइट वर्ड शिफ्ट या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, देन आपको सिर्फ उतना ही अपने क्वेश्चन के आंसर को रिस्ट्रिक्ट रखना है। तो यहाँ से निकल कर आती है टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। Production possibility curve has two basic properties or characteristics. What are those? First one is that production possibility curve slopes downward. ऐसा क्यों होता है? Slopes downward क्यों होता है? Production possibility curve slopes downward from left to right because in a situation of fuller utilization of the given resources, production of both the goods cannot be increased. More of good X can be produced only with the less of good Y. देखिए, आप ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन की सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पे ऑलरेडी आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उससे ऊपर यूटिलाइजेशन के हिसाब से जाना टफ है या पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, अगर आप मैक्सिमम आउटपुट लेवल पे, तो ऑब्वियसली अगर आपको एक की क्वांटिटी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली दूसरे की क्वांटिटी गिरानी पड़ेगी। तो यही वो चीज़ बोलते हैं कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन, जब आप फुलर यूटिलाइजेशन की सिचुएशन में होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। तो ऑलरेडी आप मैक्सिमम लेवल पर जा चुके हैं, आप गिवन रिसोर्सेज से एक्स और वाई की जो मैक्सिमम लेवल्स आप बना सकते थे, आप ऑलरेडी वही बना रहे हैं। तो अब उससे ऊपर जाने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो जब संभावनाएं ऊपर जाने की और खत्म हो जाती हैं, लेकिन अब आप किसी एक प्रोडक्ट में गिरावट या एक में बढ़ावा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको दूसरे में बढ़ावा या गिरावट करनी पड़ेगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। दूसरा वो बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बट हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपके साथ अलाइनमेंट के लिए आई रीड इट अगेन। इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई, वी हैव टू सेक्रीफाइस देन बिफोर। ऑब्वियसली मैंने इसको बोला कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है, तो जब इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली जब आप एक क्वांटिटी को जितना लूज करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उतना ही क्वांटिटी में, उतनी नंबर्स में आप क्वांटिटी जो वाई है उसको गेन करें, तो उनमें हमेशा डिफरेंस रहता है। तो जब डिफरेंस रहता है तो ऑब्वियसली उसकी शेप कॉनकेव आएगी। लेकिन आप केसेस देखिएगा, जब जितने रिड्यूस यूनिट एक्स के होंगे और एग्जैक्टली उतने ही बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे शेप एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, कॉनकेव कभी भी नहीं होगी। कॉनकेव तभी होगी जब एक का गेन इज लेस देन दी फॉल ऑफ अदर, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं सिचुएशन में शेप कॉनकेव होगी, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन आएगी अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होता है? क्योंकि एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है वो एक दूसरे के, वो इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ, मैं
एक्स कंपनी की चाय पत्ती और वाई कंपनी की चाय पत्ती बोलूँ तो बात है वो समझ में आता है, क्योंकि एक ही इन्वायरमेंट चाहिए उनकी प्रोडक्शन के लिए, एक ही सब कुछ चाहिए। तो मोर और लेस जिसकी अगर आप एक ही क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट उतनी ही दूसरे की गिरानी पड़ेगी। बट एक टेलीविजन का और एक वीट का अगर आप कंपैरिजन करें तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जितने यूनिट आप वीट के गिराएंगे उतने ही यूनिट ऑफ टेलीविजन मैन्युफैक्चर होंगे। तो वो शेप उसी के कारण कभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आती। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व illustrates central problem. What to produce shows that all the resources are used. देखिए आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। दिस इज नथिंग बट यू नो एक 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 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के कंटेक्स्ट में आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रख के बताया गया। बट अभी आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, तो अगर इसमें भी आपको लगता है कुछ इशू है तो आप डेफिनेटली बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट क्लास बना के आपको बता दूंगा। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्स, क्योंकि इतने मार्क्स ये चैप्टर्स कैरी नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, डेफिनेशंस, ये अपने आप में यही 3-4 बड़े टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं। रेस्ट रेफर योर क्लास नोट्स, क्योंकि टीचर क्या कवर करा रही है दैट अगेन यू नो प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो फाइनली आपका चैप्टर 2 कवर हो गया। एंड एक क्लास में सेपरेटली लेना चाहूँगा इफ़ यू फील लाइक कि आपके लिए बेटर रहेगा, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिवाइजिंग आपका जो पूरा चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स उनको रिवाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं क्वेश्चंस डिस्कस इस तरह से करूँगा सो दैट हमारे जो टॉपिक है वो रिवाइज भी हो जाए, प्लस वी शुड नो हाउ टू राइट योर क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस के लिए आपको ड्राफ्टिंग करनी आ गई देन आई थिंक 12th के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड है 11th। अगर अभी लिख पाएंगे तो आई थिंक एक बेटर स्टेप ये भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11th में आना, कि यू आर गेटिंग रेडी फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, बिकॉज मोर और लेस माइक्रो मैक्रो में कॉन्सेप्ट सेम है इन द सेंस कि आपको ये सब्जेक्ट्स आपने पहले कभी भी नहीं पढ़े होते। अर्लियर what the economics we used to have in our class 11 was altogether different from what we studied in class 12. So हमें वो शिफ्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था एज ए स्टूडेंट। बट आप लोग क्योंकि माइक्रो मैक्रो लगभग आपको एक जैसा ही लगेगा, आई थिंक वो राइटिंग स्किल्स आपको आ जाएंगे बिकॉज दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो आई होप कि एक क्लास में हम कर लेंगे। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैं पढ़ा चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे साथ इसको दोबारा से कवर अप कर ले। 2 हम चैप्टर कवर कर चुके हैं। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेट अस अज्यूम, मैं डायरेक्ट बुक रीडिंग पढ़ रहा हूँ, लेट अस अज्यूम दैट अ गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैव 2 यूजेस। मान लेते हैं कि किसी भी रिसोर्सेज के 2 यूज हैं, यूज 1 एंड यूज 2। इफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन यूज 1 इज 1000, अगर आप यूज 1 में अगर आप आउटपुट लगाते हैं और उसकी कॉस्ट 1000 है एंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन यूज 2 इज 2000, और यूज 2 में अगर आप जो आउटपुट लगाते हैं उसकी वैल्यू 2000 है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग कांस्टेंट, ये मानते हुए कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, कॉमन सेंस शुड डिक्टेट अस दैट द रिसोर्सेज विल बी एम्प्लॉयड इन यूज 2। देखिए क्या है, यूज 1 में आप लगाते हैं तो आपका आउटपुट आता है जो उसकी वैल्यू होती है 1000 रुपीज़, वेयर एज अगर आप यूज 2 में अपने रिसोर्सेज लगाते हैं तो वैल्यू आती है आपकी प्रोडक्ट्स की आउटपुट की 2000। तो कॉमन सेंस क्या बोलेगी? कॉमन सेंस आपको बुक बोलना चाहती है कि आपको खुद गाइड करेगा कि रिसोर्सेज विल बी यूज्ड इन यूज 2। मैंने अगेन आपको वही चीज़ बोला, कॉमन सेंस है आपकी इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी आप प्री इंस्टॉल्ड है इकोनॉमिक्स से, क्योंकि कॉमन सेंस। हाँ, अगर आपके अंदर सेंस ही बड़ी अनकॉमन है तो फिर बात अलग है, बट अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट योर कॉमन सेंस। अब इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मे बी डिफाइंड एज ए लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1। लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 कब? जब आप रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करते हो यूज 1 की बजाय यूज 2 में। देखिए यूज 1 यूज 2 था, आपको अब यूज 2 बेटर लगा, तो यूज 2 को पाने के लिए आपने यूज 1 में जो लूज किया दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, which is nothing but ₹1000. In other words, opportunity cost refers to the value of a factor in its next best alternative use. Next best alternative use मतलब next मतलब अगला, best मतलब इससे अगला बढ़िया, alternative मतलब ये नहीं करूँ तो क्या use। तो next अगला, best मतलब बढ़िया, alternative मतलब इसके बदले,
और यूज़ मतलब उपयोग का। तो इसको छोड़कर अगर मैं किसी भी अगले ऑप्शन पे जाऊंगा विच विल बी माई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसकी जो कॉस्ट होगी, अब क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं गया, अभी मैं इधर हूँ, तो मेरे लिए जो मैं वहाँ नहीं गया उसको ना जाने की जो मैंने कीमत अदा करी है दैट विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं आपको एक ईजी एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। मैं जैसे इसमें बोला गया कि गुड यूज टू में आप गए, तो यूज टू में अगर आप नहीं जाते तो आप नेक्स्ट तो क्या करते, ऑब्वियसली यूज वन में जाते। तो यूज वन क्या हो गया आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसके बाद अगर आप कुछ और करते तो क्या करते, जैसे बहुत लोग करते हैं अगर मैं ये नहीं होता तो मैं वो होता, तो वो क्या होता है उनका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ऑप्शन टू यानी कि यूज टू में अगर आप हो, अगर आप यूज टू में नहीं होते तो आप क्या करते, इसके अलावा यूज टू अगर आप बंद करते तो ऑब्वियसली आप यूज वन में जाते। तो यूज वन इज योर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब क्योंकि आप नहीं गए, क्योंकि वो तो नेक्स्ट होगा, अगर आप यहाँ पे नहीं होते, यूज टू में नहीं होते, तो आप यूज वन में जाते। अब क्योंकि आप यूज वन में हो, तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप इसकी बजाय कर सकते थे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की, जो उसकी कॉस्ट है जो आपने नहीं करी, विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? आई होप सबको समझ में आया। जब मुझे इतना अच्छे समझ में आएगा तो आपको तो आया ही होगा। देखिए देखिए बुक से रीडिंग करने का ना मेरा सिर्फ यही सेंस है। इनफैक्ट आप मेरे अगर इसमें बिकॉज माई प्रोफाइल इज ऑल टुगेदर इनटू इंडस्ट्रियल लॉज, प्रॉपर लीगल प्रोफाइल है मेरा, तो उसमें हमारा काम ही लॉ को इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए बेस्ट है कि आप एकदम जो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसी को रेफर करें। दूसरी चीज़, यहाँ तक टीचिंग की बात है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैं डायरेक्ट बेरेक्ट से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि मैं ट्राई करता हूँ। दूसरी चीज़, जब बात आती है स्टूडेंट्स की, देखिए स्टूडेंट कब अटैच फील करता है, स्टूडेंट को एक क्लासरूम फीलिंग आनी चाहिए, प्लस एक नॉट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो, आई एम नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो। मुझे सिर्फ वीडियो बनानी हो तो मैं सेंसिटाइज कर दूँ किसी टॉपिक को, किसी और टॉपिक पे भी बना सकता हूँ। बट वाई आई एम इन टू दिस सब्जेक्ट्स, क्योंकि माइट भी ये मेरा शौक हो सकता है। और दूसरी चीज़, मैं एक बुक के पैटर्न से क्यों करा रहा हूँ, मैं हो सकता है एक टॉपिक को पहले से रेडी कर लूँ, आपसे एक टॉपिक डिस्कस कर लूँ, बट इन दैट केस आई वोंट बी एबल टू एक सीरियसनेस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको देना चाहता हूँ कि क्लासरूम पैटर्न से हम पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि आप खुद बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता हो हम लाइन को कैसे पढ़ते हैं, आपको पता हो टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पॉज देना है, थोड़ा पढ़ने का फ्लो आता है जितना मुझे आता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, ऐसा मैं कहीं दावा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सेइंग कि आप मेरे साथ, ऑब्वियसली आपके कंपैरेटिवली मुझे लाइफ में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो जब आप मेरे साथ बैठ के वो चीज़ को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप में ग्रोथ होने के चांसेस बहुत बेटर हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, बट कंपैरेटिवली आप अभी बहुत यंग स्टेज पर हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। तो इसलिए मेरा मेरा हमेशा से ये कॉन्सेप्ट रहता है कि स्टूडेंट को डायरेक्टली टेक्स्ट पढ़ना अगर आपको आ जाए, देयर विल बी अ स्टेज व्हेन आपको सब चीज़ें याद होंगी, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेटल हो चुके होंगे। बट अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपको टेक्स्ट पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अ फैक्टर में हैव मोर देन टू यूजेस। ऐसा हो सकता है कि फैक्टर के एक से ज़्यादा यूजेस हो। इन सच सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। तो आप हर पॉइंट पे उसके जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, अगर उसको ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको उस पॉइंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी आ जाएगी। टेक द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। देखिए, ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल कह लें या होमवर्क कह लें, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप एक बार इसको गो थ्रू करें, क्योंकि देखिए मैं समझा तो दूंगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप इसको कर लीजिए। मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको गाइड कर देता हूँ कि होती क्या है। देखिए मार्जिनल क्या होती है, मार्जिनल होता है एडिशनल, ठीक है। तो एक यूनिट को लूज करने के लिए आपने या गेन करने के लिए आपने जितना यूनिट लूज किया दैट विल बी योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, हो सकता है मैंने आपको गलत बताया, हो सकता है मैंने आपको सही बताया, मेरा पढ़ाने का पैटर्न ऐसे ही है। ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ, बट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। आप सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको मैं आपके साथ क्लियर करूँगा इस चीज़ को, बट आप एक बारी इसको गो थ्रू ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको दोबारा कराऊंगा।
मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ तक पढ़ेंगे। थोड़ा मैं आपको बता दूँ, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा मीन्स चेंज, जो भी चेंज आएगा। देखिए आप क्या करिएगा, इसमें एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, ये दो आप एग्जाम्पल करिए। और ये आप कैसे करेंगे, ये आप पहले अंडरस्टैंडिंग लीजिएगा, यहाँ से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोबारा पढ़िए, उसके बाद आप ये जिस सीक्वेंस में बुक चल रही है उसी सीक्वेंस में पढ़ते जाइए, और एग्जाम्पल 1 एंड 2 आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये रिमेनिंग टॉपिक कह लीजिए या क्वेश्चन है उस पर क्वेरी ले लूँगा। अगर क्वेरी नहीं होगी तो मैं आपको एक बार गाइड कर दूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट स्पीक्स अबाउट। जो हमने पढ़ा है बस उसी की एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है आपके लिए। एंड होपफुली विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन हम चलते हैं दोस्तों, और होपफुली आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।